हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जेई मेंस का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। बहुत सारे बच्चे को टेंशन हो रही होती है कि सर कौन सा चैप्टर्स पढ़े, कहाँ से पढ़े, मतलब कोई शॉर्ट रिवीजन टाइप्स का करना चाहिए या कोई नया चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहते बच्चों। और कौन सा चैप्टर से पढ़ने से मेरा मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, मतलब मैं कौन सा चैप्टर से ऐसा चूज करूं कि जहां से मैं एक बार पढ़ने से मेरे जेई मेंस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे बोलूंगा सबसे यदि आप यहाँ पे इजीएस्ट टॉपिक देखते हैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है बच्चों। और मस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स भी है यहाँ से। ये जो आपके पास चैप्टर्स है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, बच्चों ये जो आपके पास चैप्टर्स है यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। 5 to 6 क्वेश्चंस का मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इसका वेटेज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आप यदि इसको एक बार थ्रू आउट भी लर्न कर लेते, आपने यदि पहले पढ़ाई होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे ये बोलूं कि आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत होती है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिमाग से स्किप कर गया होता है, उस चीजों को कैसे यहाँ पे रिकवर करे, कैसे एक एक करके दिमाग में फिट करे, वो सब सारे कंसेप्ट, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस आपका जेईई मेंस में, एडवांस में बन पाए। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्विक रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ। क्विक रिवीजन सीरीज में मैं क्या कराऊंगा बच्चों, आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं क्विक रिव्यू दूंगा। मतलब रिव्यू करने का मतलब ये हुआ कि जितने भी कंसेप्ट है आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस के, एक एक कंसेप्ट को बताऊंगा और उसके बेस्ड उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। दिक्कत ये आती है, थ्योरी तो फिर भी बच्चों को आता है, ये दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत यहाँ पे होता है कि मतलब सर क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करें ये फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूलाज है आपका 2D का, उसको अप्लाई करने के लिए नहीं आता है, तो उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करते चले जाएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। और जेईई मेंस एग्जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन से बच्चों बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको एक बार थ्रू आउट लर्न करने की जरूरत है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। आपको यहाँ पे पूरा लास्ट तक इस सेशन को बने रहिए। मैं ये बोल सकता हूँ सिर्फ आज के सेशन देखने से जेईई मेंस के एक क्वेश्चन तो गारंटेड है, यहां से ही आने वाले हैं। मैं एक कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, स्ट्रेट लाइन का एक छोटे से छोटा बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा बच्चों। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। बच्चों स्ट्रेट लाइंस, ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है, इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले 2-4 छोटी छोटी बातें हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिसका पहला नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। उसके बाद हम लोग लोकस की बात कर लेते बच्चों। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और लोकस पढ़ने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहली बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि हर कोई जानता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने बच्चों? ओनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D में बात करूं मैं, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही मेथड है यहाँ पे। फर्स्ट मेथड क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम। अब बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं सर? कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन x, y से करते हैं बच्चों। आपको पता होगा किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन x, y से। x क्या होता है? अब्सिसा, और y क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। एंड किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन यदि पोलर फॉर्मेट में करना हो, ठीक है, तो पोलर फॉर्मेट में लिखते हैं आप r, थीटा। r मींस ओरिजिन से डिस्टेंस एंड थीटा मींस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, कितना एंगल बना हुआ है वो बात होती है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन से बात करें तो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें x, y से दिखाते हैं। दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास r, थीटा से दिखाते हैं। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें? मैं ये सब चीज लिख के बताऊं क्या? चलिए मैं छोटे छोटा बात लिख के भी बता देता हूं। यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए कि ऐसा बात है कि आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई एक पॉइंट है यहाँ पे आपके पास, मान लो कि x, y। यहाँ पे ये पॉइंट कैसे बना होगा? ये लेंथ आपके पास कितना बच्चों? x, और ये लेंथ कितना? y। ये आपके पास यहां से यहां तक x गया, यहां से यहां तक y गया, तो इसको ज्वाइंट करेंगे ओरिजिन के साथ, तो ये जो आपके पास बन रहा होगा, मतलब हम लोग ये बोल सकते थे एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो गया, ये आपके पास हाइट जैसा कुछ हो गया। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है।
आप y एक्सिस से x डायरेक्शन में x लेंथ चला, यहां से y लेंथ चला, तो आपको एक पॉइंट मिल गया p x, y। x क्या होती है? x आपके पास एब्सिसा होती है, और y क्या होती है बच्चों? ऑर्डिनेट होती है, ऑर्डिनेट होती है, ठीक है। x एब्सिसा एंड y आपके पास ऑर्डिनेट। x मींस आप ये बोल सकते थे, x मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है बच्चों। आपके पास x का मतलब क्या होता है? यहाँ पे x क्या था? ये वाला लेंथ था x, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये तो बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिएगा बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या बात करेंगे कि आपके पास मान लो कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, यहां से हम एक एंगल बना रहे हैं, ये एंगल मान लीजिए थीटा, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, कोई एंगल एक हो सकती थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म करा थीटा, उसके बाद क्या 8 सेंटीमीटर मान लीजिए स्केल पे मेजर करके यहां से ऐसे कट लगा दिया। यहाँ पे कट लगाने के बाद मतलब ये जो पॉइंट बना, इसी पॉइंट का नाम होता है पी आर कमा थीटा। यहां से यहां तक का जो ये जो डिस्टेंस था बच्चों, यही था आर आपके पास, और जी से लेके पी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और ये जो हमारे पास एंगल है इसको क्या बोलते हैं अपन? थीटा बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों समझ में आता है सर, कार्डियल भी समझ में आता है, कोई खास बात नहीं थी, पोलर भी समझ में आता है। अब अगला बात ये हो जाता है कि दोनों में रिलेशंस कैसे बनेंगे। हमारे पास क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन x, y से, x एक्सिस और y ऑर्डिनेट, x मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पोलर में। तो पोलर में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन r, थीटा से, r क्या होता है? ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, और थीटा क्या होता है? x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है, सही है। जब हमने दोनों देख लिया, अब दोनों में रिलेशंस दिखाते हैं कैसा रिलेशंस होता है। देखिएगा बच्चों, दोनों में रिलेशंस हमारा कैसा बनेगा। मैं यहां पे ये बोल दूं कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मैं ध्यान नहीं देता, मतलब दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, यदि मैं किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन x, y से दिखाऊं तो बच्चों आपके पास ये वाला लेंथ कितना x और ये वाला कितना y हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ में आया। एंड यदि मैं यहाँ पे पोलर के फॉर्मेट में बात करूं तो ये आपके पास थीटा और ये वाला पार्ट r हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पॉइंट को दूसरा नाम ऐसे भी बोल सकता था कि p, यही पॉइंट आपके पास क्या p r, थीटा है। यदि मैं पोलर के हिसाब से नाम दूंगा तो क्या होगा? p r, थीटा, और यदि कार्टेशियन के हिसाब से नाम दूंगा तो p x, y होगा। मुझे बताइए, ये तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, ये मान लीजिए O, ये M और ये पॉइंट का नाम तो P है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चों कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड ये जो ट्रायंगल है बच्चों, इसमें क्या tan थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या? y अपॉन x, tan थीटा इक्वल टू देखिए ना दिस बाय दिस, आपके पास क्या परपेंडिकुलर बेस हो जाता है। और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें मान लो कि cos थीटा लगाने की जरूरत पड़ जाए कभी, cos थीटा कितना हो जाता है बच्चों? x डिवाइडेड बाय r, इट मींस x इक्वल टू कितना? r cos थीटा। एंड इसी सेम ट्रायंगल्स में sin थीटा की बात कर लूंगा बच्चों, तो बताइए मुझे sin थीटा कितना हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय r, तो y इक्वल टू कितना? r sin थीटा। आपके पास x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये चार रिलेशंस आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या बच्चों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर पहला, दूसरा क्या tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, अब थीटा राइट साइड भेजते तो tan इनवर्स के फॉर्मेट में बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है बच्चों, आपके पास ये आ जाता है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये छोटा सा बात है बट आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। यदि आपने ये समझ लिया तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही बात थी और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना बात था, ठीक है बच्चों। तो एक टॉपिक आपने अभी देखा क्या कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और दोनों में रिलेशंस क्या बनते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। रिलेशंस के बाइस कभी आपको मान लीजिए कार्टेशियन में देता तो पोलर में कन्वर्ट करना होता, कभी पोलर में देता तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होता। मान लीजिए क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हैं, कोई पॉइंट आपको डायरेक्टली
पोलर के फॉर्मेट में दे दिया, और पोलर से मुझे कार्टेशियन बनाने उसके बाद ही मैं फॉर्मूला लगा पाता हूं। मान लीजिए कि आप तो कार्टेशियन में फॉर्मूला पढ़ते, जो भी आगे पढ़ेंगे, तो पोलर से कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको आनी चाहिए। क्या पता यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा बात था, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। यदि आपने ये समझ लिया तो अगला थ्योरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में आपको आइडिया है ही, सबको आइडिया होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ चीजों को। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला में क्या बात है कि आपके पास कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दो कोई पॉइंट है, ए x1y1 एंड बी x2y2। मान लीजिए ऐसा कोई दो पॉइंट है, दोनों को ज्वाइंट करा तो आपके पास क्या बना, लाइन सेगमेंट ए बी बना। लाइन सेगमेंट ए बी बना, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो मुझे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस होगा बच्चों आपको? ये डिस्टेंस हमारे पास कितना, x1। यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना, या थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड वे में ले लो ताकि और बेहतर आपको दिखे। ठीक है, ये वाला पार्ट कितना, x2। ठीक है बच्चों, आपके पास ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना था, x2, यहां तक x2 था। मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करता हूं, ये वाला पार्ट m आपके पास। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का चीजें। मुझे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, आप समझिएगा, ये कितना, y1। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, ये y2। तो मुझे क्या ये bm लेंथ बता दोगे क्या, bm लेंथ बता दोगे क्या? ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्या? बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या इसमें दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होगा क्या? हाँ, यही तो बात होगी सर। तो क्या बात करोगे आप, ab इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 बोलो, x2 माइनस x1 बोलो, कोई खास दिक्कत नहीं है, दिस स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ठीक है, याद होनी चाहिए थी आपको। क्या कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस आपके पास x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का आपके सम का स्क्वायर रूट लगा देते हैं। क्या करते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है। किसी किसी को मैं यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता हूं कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट दिया है, ऐसे नहीं देखिए r1 थीटा 1 में दिया बच्चों, r1 थीटा 1 फॉर्मेट में दिया, और ये पॉइंट r2 थीटा 2 फॉर्मेट में दिया, मींस पोलर फॉर्मेट में दे दिया है। ए और बी दो पॉइंट आपके पास पोलर फॉर्मेट में दिया है, r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 दिया है बच्चों। तो क्या करना चाहिए मुझे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे निकालूंगा मैं? दो मेथड। पहला मेथड तो आपके पास ये कि मान लीजिए कि यदि आपके पास पोलर फॉर्मेट में दिया, फर्स्ट पॉइंट पोलर फॉर्मेट में, सेकंड पॉइंट तो आप कार्टेशियन में लेके चले जाओ, और कार्टेशियन का फॉर्मूला तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज की कुछ भी जरूरत नहीं। आप कन्वर्ट करने के लिए पोलर से कार्टेशियन में लाने के लिए, पोलर से कार्टेशियन में लाने के लिए आपको चार रिलेशंस बताया था अभी भी। ठीक है, उस रिलेशंस के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लेंगे और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। इतना तो ठीक है। ठीक है, लेकिन कोई बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर क्या पोलर के फॉर्मेट में कोई रिजल्ट होता है क्या? तो आप यदि समझना चाहेंगे तो देखिए कि पोलर के फॉर्मेट में मैं रिजल्ट क्या बताता हूं बच्चों आपको। पोलर के फॉर्मेट में यदि रिजल्ट की बात करेंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट नहीं है, कार्टेशियन वाला पार्ट को मैं हटा रहा हूं, यहां से आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस के साथ निकालेंगे आप ए और बी के बीच का। देखिएगा बच्चों, मैं यहां पे ये बोलता हूं कि यदि ये r1 है, इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट क्या है, r1 लेंथ था, और ये वाला लेंथ कितना था बच्चों आपके पास, ये वाला लेंथ कितना था आपके पास, r2 लेंथ था। ठीक है, हम यहाँ पे आपको लगा होगा कि ये वेक्टर जैसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लीजिए यही वेक्टर जैसा ही बात है यहाँ पे कि ये आपके पास r1 वेक्टर, क्योंकि इसके साथ एंगल भी था, ये कितना एंगल बच्चों, थीटा 1, और ये वाला एंगल कितना, चलो बोल दिया थीटा 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा 2 था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि ये r1 वेक्टर है और ये आपके पास क्या, r2 वेक्टर, मींस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड बी पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर की जैसा कुछ आ चुका है। मुझे निकालना था ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मींस क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। हर किसी को पता है ये पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट, बेसिक आइडिया तो है ही सबको। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए होता है। तो बी माइनस बी कितना था बच्चों, बी था आपके पास r2 और ये कितना था, r1 था। मुझे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब मुझे बताइए कि ये तो दो वेक्टर्स है, इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो आपने एक बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद रखा है। क्या किया फॉर्मूला बच्चों याद, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल कितना था, ये वाला एंगल था, और ये एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंगल्स होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, आपके पास ये एंगल्स हो जाएंगे। आपके पास लेंथ कितना आ गया, ए बी लेंथ कितना आ गया बच्चों, आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। यदि हमें पोलर फॉर्मेट में देता है पॉइंट, तब भी हम डिस्टेंस इजीली वे में निकाल पाते हैं। कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा वेक्टर का यूज कर लिया, पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट बच्चों, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का जो कंसेप्ट होता है, a माइनस बी का मॉडुलस क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा मींस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, थीटा 1 माइनस थीटा 2 था, और उसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, यही तो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंस वाले पार्ट का। यदि हम यहाँ पे प्लस कर रहे होते तो यहाँ प्लस हो जाता, इतना ही बात थी बस बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला में भी काम कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये भी समझ में लगा, मानता हूं मैं आपको। मैं अभी क्या बता दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात कर लिया। ये डिस्टेंस फार्मूला दोनों, कार्टेशियन वाला पार्ट भी और पोलर वाला पार्ट भी, दोनों फार्मूला में आपको यहाँ पे डिस्कस करा। पोलर वाला आपके लिए हो सकता है नया हो, कोई बात नहीं, आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला था, दूसरा कंसेप्ट था। तीसरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आता हूं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, सेक्शन फार्मूला क्या होता है आप बताएंगे मुझे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, कि सेक्शन फार्मूला दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं। पहला हमारे पास के इंटरनल डिवीजन, दूसरा हमारे पास के एक्सटर्नल डिवीजन। पहला नंबर पे मैं यदि बात कर लूं आपके पास सेक्शन फार्मूला का, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। देखिए क्या होता है कि बात ऐसा है कि आपके पास कि कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी कोई दो पॉइंट है बच्चों। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, इस AB लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड करते, m:n के रेशियो में डिवाइड करते बच्चों, या λ:1 के रेशियो में डिवाइड करते, कोई दिक्कत नहीं। m:n बोला जाए, λ:1 बोला जाए, दिक्कत नहीं है। आपको जैसा भी लिखना आप लिख सकते हैं, काम चला सकते हैं, कोई खास बात यहाँ पे नहीं था। तो मान लो कि मैं m:n बोला तो मुझे ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या कंसेप्ट होता है, यदि मैं प्रूफ वाइज बताने लगूं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, अदरवाइज कुछ दिक्कत है नहीं। प्रूफ बताने में बस आपको मैं हिंट दे देता हूं, ऐसा आप काम करिएगा, ये वाला पार्ट को ज्वाइंट करिएगा, यहाँ पे ये छोटा वाला ट्रायंगल्स और ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स जो आपको दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल्स कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट यदि आप देखने जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर में क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल, एंगल। यदि सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो इक्वल होते हैं बच्चों, तो वो काम यहाँ पे आप करोगे, आपका रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन होता है आपको पता होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं mx2 n, ये वाला पार्ट इसके साथ nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ऐसा कुछ लिखते हैं ये पार्ट। एंड y इक्वल टू कितना होता है बच्चों, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा होता है आपके पास। ठीक है, यही जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहाँ पे y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये किसके केस में, इंटरनल डिवीजन के केस में। मैं आपको बताऊं एक्सटर्नल में क्या होगा, तो जहां प्लस है वहां पे माइनस बस लगा दीजिए आप। ठीक है बच्चों, जहां पे प्लस है वहां पे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, आपको फॉर्मूला ऐसे भी यहाँ पे रेडी हो गया। फिर से यदि मैं बात कर ले एक्सटर्नल डिवीजन की, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला तो कितना हो जाता है बच्चों, m, आप क्या लिखने वाले, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, या y की वैल्यू लिखने जाने वाले my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। कुछ इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आ जाता। दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि माइनस का, यहाँ पे इंटरनल है तो प्लस प्लस आपके पास, और एक्सटर्नल है तो माइनस माइनस। देख लीजिए आप यहाँ पे, बस इतना सा ध्यान में आपको रखना है। तो ये फॉर्मूला भी चलो आपको याद हो गया, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए यहाँ तक तो समझ में आ रहा। हम लोग नेक्स्ट
कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी में दो और बात मैं बताने वाला हूं आपको, वो बात भी आपका इंपॉर्टेंट है, उस चीजों को भी थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा बच्चों, ठीक है, ये हो गया, आपने इसको नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप बीच में नोट कर लेंगे फटाफट। चलो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसी का दो और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमारा क्या है देख लीजिए आप। यहां पे मैं बता देने वाला हूं आपको कि ऐसा आपके पास है कि मान लो कि आपके पास कोई दो पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई दो पॉइंट है, ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट आपके पास मान लीजिए x2 y2। कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपके पास यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है कोई भी दो पॉइंट, इसको ज्वाइंट करा, दोनों को ज्वाइंट करा, क्या हो बच्चों, आपके पास कोई दो पॉइंट है, दोनों को ज्वाइंट करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना एबी। ये लाइन सेगमेंट एबी को एक्स एक्सिस का इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, इस पॉइंट पे कर रहा है, आप बोलेंगे ये वाला पॉइंट पे कर रहा है सर, पी पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि AP डिवाइडेड बाय PB का ये रेशियो क्या होगा, मान लेते हैं लैम्डा इज टू 1 है, लैम्डा इज टू 1 है, मान लेते हैं रेशियो, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो रेशियो क्या है कि लैम्डा इज टू 1, तो मुझे लैम्डा बाय 1 का वैल्यू निकालना है, ये कितना होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, नंबर 1 में कि आपके पास मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट लाइन AB इन लैम्डा इज टू 1 रेशियो, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स लाइन AB, लाइन मतलब लाइन सेगमेंट बोल सकते, कोई खास दिक्कत नहीं, लाइन AB इन लैम्डा इज टू 1 रेशियो, लैम्डा इज टू 1 रेशियो के केस में यहां पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में। तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास लैम्डा और ये वाला पार्ट 1, तो ये लैम्डा इज टू 1 क्या होगा बच्चों, आप क्या करने वाले थे, सबसे पहले यदि मान लीजिए कि ये वाला पार्ट लैम्डा था आपके लिए और ये वाला पार्ट 1 था, तो इसके हिसाब से पी पॉइंट निकालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी पॉइंट जैसे आ गया आपका, तो पी पॉइंट में एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये जो पी पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए यहाँ पे आप निकाल रहे होंगे, यहाँ निकाल रहे होंगे, तो ये जो भी आपके पास पार्ट होगा y कोऑर्डिनेट वाला पार्ट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से आपको लैम्डा बाय 1 का रेशियो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y1 बाय y2 निकल के आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ y1 बाय y2। इसको याद रखने का तरीका क्या कि लैम्डा इज टू 1 है, तो ये लैम्डा इज टू 1 एक्स एक्सिस कर रहा है तो y1 बाय y2 होगा, एक्स एक्सिस कर रहा है तो y1 बाय y2 होगा, ये y1 और ये वाला पार्ट y2। आप बोलते कि सर ये लैम्डा और ये 1 होता तो क्या y2 बाय y1 होता है क्या, बिल्कुल वही होता है। यदि इसको लैम्डा और इसको 1 बोलते तो क्या लिखते हैं, y2 डिवाइडेड बाय y1 लिख रहे होते। यहाँ पे कैसा है कि इसको लैम्डा और इसको 1, तो y1 बाय y2 और माइनस साइन आ जाती है। यदि आप यहाँ पे बात कर ले, ये तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 में इसका मतलब अब आप ये समझ गए कि y एक्सिस इंटरसेक्ट्स लाइन AB इन लैम्डा इज 1, देन लैम्डा बाय 1 कितना हो जाएगा। यहां पे तो आपको ये बताया कि मैं एक्स एक्सिस है तो y1 बाय y2 लिखते हैं, जब y एक्सिस होगा तो क्या होगा बच्चों, आपके पास x1 बाय x2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। यहां क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपके पास निकाल रहे होते, इसका कोऑर्डिनेट निकाले होते, ये तो y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इससे वैल्यू आपके पास कैसा आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये दो रिजल्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन याद रखिएगा आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी यूज हो जाते हैं, इसका कांसेप्ट डायरेक्टली 3D में भी पार्ट है। मैं स्ट्रेट लाइन को 3D के साथ भी थोड़ा सा लिंक करते हुए चलूंगा आगे बच्चों, ठीक है। ये आपके पास सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट आप देख लीजिए कि मतलब आपके पास कोई एक लाइन है, मान लीजिए अब क्या था, एक लाइन था, ये लाइन है, ये लाइन है आपके पास, ठीक है बच्चों, लाइन है, लाइन का इक्वेशन कैसा होता, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, ऐसा करो। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते थे, अब ये वाला पी पॉइंट नहीं है, ये वाला आपके पास लैम्डा नहीं, ये पी पॉइंट है और ये लैम्डा और ये 1 है, ऐसा बात है। ये वाला पार्ट क्या लैम्डा और ये पार्ट कितना 1, इसका मतलब क्या AP डिवाइडेड बाय PB इक्वल टू लैम्डा इज टू 1 रेशियो है। तो ये रेशियो क्या होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। अब क्या काम करोगे, अगेन ये पी पॉइंट निकालोगे, कैसे, सेक्शन फार्मूला से, इंटरनल डिवीजन वाले फार्मूला से। जैसे ये आप पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर लाई करता है, क्या लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या, आप जैसे लाइन में पुट करेंगे तो एक आपके सामने रिलेशंस आ जाएगा। क्या रिलेशंस आएगा देखिएगा बच्चों, आपके पास ये रिलेशंस आएगा, माइनस इंटू फर्स्ट पॉइंट लाइन में रखिए ax1 by1 c डिवाइडेड बाय ax2 by2 आपके पास c, ऐसा पार्ट। क्या किया कि ये जो पॉइंट था लाइन में पुट करा, ये जो पॉइंट है लाइन में पुट करा, दोनों का रेशियो ले लिया, अब माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, यही लैम्डा इज टू 1।
आप बोलेंगे ये लैम्डा ये 1, तब ये पॉइंट पहले और ये पॉइंट बाद में लिया, उल्टा होता है, ये लैम्डा और ये 1, ये पॉइंट पहले और ये पॉइंट बाद में होता है। देख पा रहे आप क्या? ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। ठीक, ये पार्ट आपके पास, ये 3 पॉइंट्स बहुत बेसिक बात है यहाँ पे डिविजन्स का, लेकिन आपको ये भी याद होनी चाहिए थी बच्चों। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे मैं आपको समझा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में। चलिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बस आप एक और कंसेप्ट की तरफ आप चलिए कि यहाँ पे मैं आपको मिक्स करता हूँ आप थोड़ा सा, क्या कि इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन सबको मिक्स करके थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। सबसे पहली बात बच्चों कि आपके पास क्या, आप ये बोल सकते थे कि चलो कोई आपके पास ऐसा कोई लाइन है, इस तरह से कोई एक पॉइंट है P, कोई पॉइंट है, आप ए बोलिए, ए पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है B, इसको कोई एक पॉइंट P इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं क्या बोला कि आपके पास ए पॉइंट है B पॉइंट है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट भी देगा, B का कोऑर्डिनेट भी देगा। P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है m/n की रेशियो में। इट मींस AP डिवाइडेड बाय PB कितना बच्चों, ये आपके पास m/n का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। अगेन क्या बोल रहा हूं यहां पे मैं, अब समझिएगा, इस लाइन सेगमेंट AB को कोई एक पॉइंट है Q, वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पे डॉटेड लाइन से दिखाया। ठीक है बच्चों, मैं बोला AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है जिसको P पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपके पास क्या है, इंटरनल डिवीजन, और ये क्या था बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है Q पॉइंट, किस रेशियो में डिवाइड करता, आपको मैं यहां पे बता दूं, AQ डिवाइडेड बाय QB, ये भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में। एक कंडीशन दोनों में क्या था सेम, कि आपके पास क्या, AP/PB m/n, एंड अगेन AQ/QB, ये आपके पास अगेन कितना है, m/n। मतलब आपके पास पहले तो ये वाला m था और ये आपके पास n था, पहला केस। दूसरा केस, ये केस m है और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास n है, ऐसा कुछ पार्ट चल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनल डिवीजन वाला पार्ट भी और एक्सटर्नल डिवीजन वाला पार्ट भी। देन इतना यदि हो, देन एक रिलेशंस यहां से आते हैं, AP AB एंड AQ RH/P, ऐसा रिलेशंस आ जाता है। क्या बच्चों, यहां पे AP ये वाला पार्ट AP AB एंड AQ RH/P हो जाता है। एक रिलेशंस याद रखिएगा आप, यहां पे कितना बार इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, AP AB एंड AQ RH/P, ठीक है, और यहां पे एंड हियर P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट है, P और Q जो है एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है बच्चों, आगे जब आप यहां पे ये बात देख ही लिया कि ये AP AB और AQ HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है, तो देन एक रिलेशन तो आप यहां से लिख सकेंगे, क्या होता है हार्मोनिक कंजुगेट का रिलेशन, 2 डिवाइडेड बाय मिडिल टर्म्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म्स, आपके पास क्या है, AQ है, ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन ये बन जाती है। इस रिलेशन से भी कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा रिलेशन से याद रख लेना चाहिए। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये एक छोटा सा फॉर्मूलाज है, आपको याद होनी चाहिए। क्या था, AP AB एंड AQ RH/P, जैसे HP पता चला, ये रिलेशन आपको आता है लिखने के लिए। 3 नंबर्स AP में होता है, GP में होता है, HP में होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, चीजें ये आपको आती होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए आप यहां तक सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन से पहले बात कर लेते हैं जो जेईई मेंस 21 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। तो आप ये बात पहले एक बार नोट कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन है बच्चों। जेईई आपके पास 21 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस दिस एंड दिस आर, आपके पास क्या बोला, इज इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा कुछ बात बोला है। 21 के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना चाहिए, 3 लाइंस
मान लीजिए आपने एक L1 बोल दिया, आपके पास एक लाइन L2 है, दूसरा लाइन आपके पास क्या था, L3 था। ठीक है, A B और ये आपके पास पॉइंट है C। मुझे क्या करना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए। पहले मान लीजिए कि आपके पास ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ऐसा ही बोल देता हूं मैं। ये L1 और ये L2 और ये वाला पार्ट क्या है, L3 है। यदि आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखिए आप ऐसे x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहां से मुझे पता है कि y इक्वल टू तो x लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या लिखेंगे, x प्लस ये 2x इक्वल टू कितना बच्चों, 3x, x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू भी तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मींस ये पॉइंट तो 1,1 हो गया। उसी तरीके से b और c भी निकाल लेंगे। क्या आप ये पॉइंट निकाल पाएंगे, ये पॉइंट आप यदि निकालोगे तो ये आपके पास क्या, सेकंड और थर्ड वाला, इस दोनों को सॉल्व करिए तो ये 3,0 आता है बच्चों। ठीक है, और जब आपने यहाँ पे सी पॉइंट निकालने जाएंगे तो सी पॉइंट आपके पास ये 2,2 आता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, ए बी निकाल लेना चाहिए। ठीक है, बी सी निकाल लेना चाहिए और आपके पास ए सी निकाल लेना चाहिए। यहाँ से ए बी लेंथ कितना बच्चों, आपके पास यहाँ पे देखो 3 - 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्टेंस फॉर 3 - 1 आपके पास कितना, 2 2 का स्क्वायर 4, आपके पास ये 1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास √5 हो जाएगा। ये वाला लेंथ की यदि बात करेंगे 3 - 2 आपके पास कितना 1, तो ये भी आपके पास कितना √5 हो जाएगा। लेकिन एसी की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेंथ आ गया ए बी आपके पास। उसके बाद क्या, यहाँ पे 3 - 1 2। ठीक है, ए बी लेंथ आपके पास ये √5 आ गया। आपके पास बीसी लेंथ ये आपके पास √5, ये भी आपके पास एसी आपके पास क्या √2 है। ऐसा कुछ लेंथ आ रहा है, मींस आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल है और तीसरा वाला डिफरेंट है बच्चों। आप किसको कैसा बोल रहे हो, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी बोलो, पी क्यू आर बोलो, एबीसी बोलो, इस तरह से आप लेंथ निकाल लेंगे कि कोई भी दो साइड्स इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, जिसके ओनली 2 साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों। आपका एक ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। अगेन ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। देखिएगा जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन है, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला देखिएगा बच्चों, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m की इंटीग्रल वैल्यूज निकालने थे, सो दैट द अब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब्सिसा मतलब आपके पास इस दोनों को सॉल्व करने से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकलता है बच्चों। मुझे x की वैल्यू निकालना है, बोला पॉइंट आपके पास क्या बोला, so that the abscissa of point of intersection of this and this is also an integers। मतलब मैं दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा और x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो देखते हैं इसके लिए हम कितने वैल्यूज बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दोनों को सॉल्व करोगे। आपके पास एक लाइन है 3x + 4y = 9 एंड दूसरा लाइन है y = mx + 1। मुझे किसी भी हालत में क्या निकालना चाहिए, x की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, y को रिप्लेस करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस में। ये जो y वाला पार्ट यहां पे रख देते बच्चों, 3x + 4 * mx + 1 = 9। ये दोनों को सॉल्व करके ऐसा रखा, y की जगह पुट कर दिया, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो ये कितना हो गया देख लीजिए, 3x + 4 mx + 4 = 9। इसको राइट साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास। अगला स्टेप में मैं डायरेक्टली रख देता हूं, कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये 4 राइट साइड गया तो आपके पास 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। आप यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, 3 + 4m = 5। x की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 / 3 + 4m हो जाएगा। ऐसा पार्ट, ये जो x आया है आपका, ये जो x की वैल्यू निकल रहा है यहाँ से, x भी कैसा होना चाहिए बच्चों। आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए। x की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए, ये इंटीजर बननी चाहिए। अब आपको काम करना है यहाँ पे कि ये पार्ट इंटीजर कब बनेगा, x की वैल्यू इंटीजर्स कब होंगे। ये 5 तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं था। चेंज क्या होने वाला था, ये वाला पार्ट 3 + 4m, यहाँ पे आपके पास 3 + 4m कैसा होना चाहिए था। ये पार्ट आपके पास क्या इंटीजर होने से काम चल जाएगा क्या। इंटीजर तो मान लीजिए 2 भी है, तो 5/2 इंटीजर तो नहीं होता, हम तो ये नहीं बोलेंगे ना। 3 + 4m की क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है कि जिससे हमारा ये जो x है इंटीजर बने। 3 + 4m मतलब आपके पास इसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आपके पास 3 + 4m क्या क्या हो सकता है बच्चों बताइए। आप ये बोल सकते हैं 3 + 4m की वैल्यू 1 मुझे चलेगा, 1 होने से देखिए ना 5/1 आपके पास कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे 1 के बाद -1 भी चलेगा क्या, हाँ ठीक है, -1 भी चलेगा। तो देखो -5 भी तो इंटीजर्स है,
इसके अलावा क्या बोलेंगे, इसके अलावा बोलेंगे आप 5 हो जाए तो चलेगा, या -5 हो जाए तब चलेगा। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैं, 3 + 4m की वैल्यू क्या है 1 होने से, ठीक है देख लीजिए, -1 होने से भी कोई दिक्कत नहीं, 5 होने से भी कोई दिक्कत नहीं, और -5 होने से भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर आता है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यूज के लिए इंटीजर बता पा रहे हो तो मुझे बताओ, ठीक है, नहीं है ना, ऐसा और कोई वैल्यू बनता ही नहीं, ये 4 वैल्यूज है। अब देखिए जब ये 4 वैल्यूज है, ये किसके इक्वल थे, 3 + 4m इक्वल टू ऐसा था, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो m निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से m की वैल्यूज क्या हो जाएंगे बच्चों, ये था आपके पास किसके इक्वल, 3 + 4m के इक्वल। तो आप यहां पे सबसे पहले 1, आपके 3 + 4m इक्वल टू 1, m की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे क्या, 3 को राइट साइड भेजिए, 1 - 3 आपके पास कितना -2 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना 4, तो -1/2 आता है। यदि मैं यहां पे m निकालता हूं तो ये -1/2 आता है। यहां पे देखते हैं ये -1, ये 3 तो आपके पास राइट साइड गया तो -4 डिवाइडेड बाय 4 कितना, ये वाला पार्ट -1 आता है बच्चों। यहां पे देख लीजिए 5 माइनस आपके पास कितना 3, 5 - 3 कितना 2 डिवाइडेड 4 1/2 आता था, ये 1/2 आता है। यहां पे -5, 3 को राइट साइड भेजूंगा तो -5 - 3 -8 डिवाइडेड बाय 4 कितना -2, तो ये पार्ट आपके पास आया। ठीक है बच्चों, मुझे बोला था m भी इंटीजर्स होनी चाहिए, यहां पे देखिए m इंटीजर्स ये वाला है और ये वाला है, तो कितने इंटीजर्स बन गए m के, ओनली 2 वैल्यूज बन गए, ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज आपके पास यहां आ रहे हैं। तो आपके पास यहां पे बोल सकते थे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू कितना बच्चों 2 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा। जेईई मेंस के क्वेश्चन से 21 वाले पार्ट है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना, तो ये पार्ट इंटीजर है तो हम क्या ले सकते थे, और हमारे पास यहाँ पे ऐसा बात ये आपने सोच लिया तो m की वैल्यू निकाली, और m के कितने इंटीजर्स आते वही तो मुझे बताने थे। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन थे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। आपके सबसे पहले बोला लेट ए आपके पास 3,4 को एक पॉइंट है, ठीक है, एंड बी इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन मोड x इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे बोलता है इफ ए बी लेस देन इक्वल टू 4, ये लेस देन इक्वल टू की बात है, इक्वल टू 4 देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ बी विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, मुझे b के कितने कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये मुझे निकालना, वो भी कैसा वाला बच्चों इंटीग्रल वाला कोऑर्डिनेट निकालना था। मुझे ये बताइए कि ए पॉइंट तो समझ में आता है, चलो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो तुरंत, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रफली फिगर कम से कम जरूर बनाए, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली दिखने लग जाए, आपको इजीली समझ में आए कंसेप्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे 3,4 आपको इतना तो आइडिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉइंट होगा कुछ, ये 3 ये वाला पार्ट 4, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब ये बोलता है b इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन मोड x इक्वल टू 6। बच्चों आपको कंसेप्ट पता होगा कि मोड x इक्वल टू a हुआ करता था, x इक्वल टू प्लस माइनस a लिखते थे, याद है ना, ठीक, ये वाला प्रॉपर्टीज। तो मोड x इक्वल टू 6 का मतलब क्या, x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू कितना बच्चों -6, x इक्वल टू -6 ऐसा कुछ, या तो x इक्वल टू 6 पे होगा या x इक्वल टू -6 पे होगा, पता नहीं कहां होगा, पता नहीं अभी। देखते हैं b इज वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता था, मान लीजिए यहां पे देख लेता हूं एक बार, या एक बार इधर देख लेता हूं आपके पास ये b पर। मुझे ये बताइए आगे एक और कंडीशन दी, ए बी की वैल्यू क्या बोला, छोटा है किससे, 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। मुझे बता कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, मान लो इसको ज्वाइंट करा, ये जो भी लेंथ आएगा, मुझे लगता है कि यहां तक तो 3 आपने कवर कर ही लिया, तो ये 3 और ये वाला पार्ट भी 3 है, तो ये डिस्टेंस पॉसिबल लगता है, 4 से छोटा मतलब ठीक है चलेगा। लेकिन यहाँ पे यदि ये वाला डिस्टेंस आप इसको ऐसे मेजर करके देखते हो, तो ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी 6 है, और इसमें आप और इधर 3 कम से कम ऐड करोगे, 6 + 3 आपके पास 9, ये तो कम से कम 9 डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक में, तो ये कैसे 4 से छोटा कैसे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि बी पॉइंट ये होने वाला था, न कि ये वाला होने वाला था। ये होने का मतलब इस लाइन पर कहीं भी हो सकती थी, चलेगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं हो सकता था, तो ये पार्ट हमारा क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। मैं पहले सोचा दोनों के बारे में कि यहाँ पे पॉइंट होगा या यहाँ पे पॉइंट होगा, दोनों के बारे में सोचा, ये पॉसिबल बना, ये पॉसिबल नहीं बना। क्यों नहीं पॉसिबल बना, ए बी की वैल्यू कितना है 4 और 4 से छोटा, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस कभी भी 4 से छोटा क्या, ये तो मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक कितने थे बच्चों 9 थे, तो 9 मिनिमम था, 4 से छोटा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, बी पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता है।
तो इधर हो सकता था, इधर हो सकता था, इस लाइन के ऊपर कहीं नहीं हो सकता। तो क्या कोऑर्डिनेट एज्यूम करना चाहेंगे, इसके ऊपर वेरिएबल लाइन है तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू तो फिक्स है कि 6 ही रहने वाला, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट को चलो वाई बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यदि आपने ऐसा बोला तो ए बी लेस देन इक्वल टू कितना था आपका 4 था, ठीक है बच्चों, ए बी लेस देन इक्वल टू 4 था। ए बी का मतलब क्या, आपके पास एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट भी आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों, आपके पास 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना आपके पास वैल्यू निकल के आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे इक्वल टू से पहले ये वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों, आपके पास ये पार्ट है, क्या इसका स्क्वायरिंग कर सकते थे हम, हाँ, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 मतलब 9, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 लेस देन इक्वल टू आपके पास कितना 16 हो गया। कुछ इस तरह से वैल्यू आपके पास निकल के आ रहे हैं बच्चों। तो हमें क्या कर लेनी चाहिए, तुरंत आपके पास ये जो पार्ट है, या इसको आप डायरेक्टली रहने दे सकते थे, या आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप इसको ऐसे ही रहने देते हो, ठीक है। ये आपके पास कितना था 9 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, आपके पास ये कितना 4, तो y - 4 का होल स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपके पास 9, या इधर यदि स्क्वायरिंग करा तो ये 16 हो जाता, 16 - 9 कितना बच्चों आपके पास 7 हो गया। y - 4 का होल स्क्वायर चाहो तो ओपन कर लो, y में क्वाड्रेटिक बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहो तो ऐसे फॉर्मेट में रहने दे दो। y - 4 का मॉडुलस वैल्यू ये कितना हो जाएगा बच्चों √7 हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस का थोड़ा सा यूज कर लिया बच्चों, आप चाहो तो इसको ओपन करके फैक्टराइज कर लीजिए, उसके बाद आप नंबर लाइन में प्लॉट करने वाला मेथड जो जानते हैं वही काम कर लेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको मॉडुलस में के फॉर्मेट में लेके चला गया, तो आपके पास यहाँ पे y - 4 की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपके पास क्या -√7 से √7 के बीच में हो सकती है। तो y की वैल्यू कहां से कहां बच्चों 4 - √7 से लेके 4 + √7 के बीच में हो सकती है। तो y की वैल्यू ये पार्ट है, लेकिन आपको तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो y की क्या सम वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो यहां से y की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है आपके पास √7 अप्रोक्सीमेटली यदि देखने जाओगे तो √7 की वैल्यू आपके पास कितना 2.56 समथिंग ऐसे जाएंगे, क्योंकि आपके पास √93 होता है, √4 आपके पास 2 होता है, उसके बीच वाला कोई वैल्यू ले लीजिए ना, 2.6 के आसपास ले लीजिए ना, आपको यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं। 4 में से 2.6 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 1.4, तो 1.4 से ग्रेटर वाला मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड यहाँ पे आपके पास 6 हो सकता है। टोटल आपके पास कितने 1 2 3 4 5 इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हो सकता है बी का। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, यदि आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बी का कोऑर्डिनेट्स, तो बी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितना 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6 हो सकता है। इतने पॉसिबल कोऑर्डिनेट आपसे यहाँ पे बन सकते हैं, तो वही बोला नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ बी विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू कितना होने वाला था बच्चों, आपके पास टोटल 5 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स होने वाला था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये आंसर हो गया, टोटल 5 पॉसिबल इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट इज आपके पास है यहाँ पे फाइनल आंसर। आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ये पार्ट रिजेक्ट क्यों हुआ समझ पा रहे, बस यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला से देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन बनाया है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे आपको सिखा देता है, मॉडुलस का कंसेप्ट भी समझ में आता है कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती थी, मैं आपको याद दिलाऊं मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, तो बात करते थे x की वैल्यू -a से लेके a के बीच में होता है, ये प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज करा, इसके बाद ये जो लिखा ये प्रॉपर्टीज का यूज करके लिखा गया बच्चों, और यहाँ से ये मॉडुलस कैसे लगाते हैं, फिर इसमें इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, वो सारा का सारा बात आपको यहाँ पे समझ में लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये भी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, कोई एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब्ड है इन ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेज ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स दिस दिस एंड दिस, इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट्स वर्टिसेज लाई ऑन द साइड AC। आपके सामने क्या बोला कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बात तो ट्रायंगल का वर्टिसेज एक है 0,0, एक आपके पास है यहाँ पे 2,1 है, और सी वाला पॉइंट आपके पास यहाँ बोल सकते हैं ये 3,0, कुछ ऐसा पार्ट, ये a 0,0 था, कुछ इस तरह का। ये कोई एक ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। आपको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर एक है जो कि इस ट्रायंगल के अंदर फिट हो रहा है, और इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, उस स्क्वायर के चारों वर्टिसेज इस ट्रायंगल्स के ऊपर लाई करने चाहिए,
ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। तो आप ऐसा ही स्क्वायर बनाओगे। आपको एक और बात मेंशन कर दिया, इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट्स वर्टिसेस लाई ऑन साइड AC। ये दो देखिए AC के ऊपर दो साइड्स आपके पास, एक साइड लाई कर रहा है या दो वर्टिसेस लाई कर रहा है, ऐसा बोल सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, इसको P बोल दो, ये वाला पार्ट Q है, ये वाला पार्ट R है, ये वाला पार्ट S है, PQRS ऐसा आपने अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे PQRS का वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बताइए क्या तरीका हो सकता है। हम लोग यहां पे देखते हैं कि यदि आप देखो यहां पे मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहली बात, तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके आइए। ये पॉइंट को चलो कुछ नाम दे दिया, M दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे सबसे पहली बात है ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करना था। क्या एज्यूम करूंगा मैं, चलो x,0 ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x,0 ले लेते हैं। मुझे बताइए स्क्वायर है तो कोई साइड लेंथ तो होगा ना, कितना एज्यूम करना चाहेंगे। मान लो a S1 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस a, 0, ये कोऑर्डिनेट आपके पास ऐसा आ गया। मुझे ये वाला बता दीजिए, यहां से आपके पास ये a और ये कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस a, a हो जाएगा, कुछ ऐसा। अपने चारों वर्टिसेस एज्यूम कर लिया लेकिन अननोन दो ही यूज किया। ये थोड़ा सा स्मार्टली काम होता है। अदरवाइज आप x1 y1 x2 y2 ऐसे करने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अननोन बन जाएगा, आपको फिर दिक्कत होगा सॉल्व करने में। मैं यहाँ पे दो ही अननोन लिया, चार वर्टिसेस एज्यूम कर लिया, ठीक है, x और एक a। यदि x की वैल्यू और a की वैल्यू आ जाए तो ये चारों वर्टिसेस आ जाएगा बच्चों, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है आएगा। अब देखिए कैसे आता है ये चीजें, आपको मैं समझाता हूं। यहां पे देखिएगा एक ट्रायंगल है ABM, क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल आपके पास ASP, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या सिमिलर दिख रहा है आपको, क्या बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट कितना बच्चों, ये लेंथ कितना, यहां से ये 2 और ये 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ कितना, ये तो a था, इक्वल टू ये लेंथ कितना बच्चों आपके पास, ये लेंथ आपके पास कितना, यहां पर देखिए ना 2, और ये लेंथ कितना बच्चों आपके पास, ये वाला लेंथ तो आपने x एज्यूम करा, इट मींस x इक्वल टू 2a आ गया। एक रिलेशन तो बना, चलो अच्छा है, एक रिलेशन तो आपके पास इतना सही बन गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं अपन, अगेन यहां पे ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों आपके पास, BMC सिमिलर है किसके, RQC, ट्रायंगल RQC। अब देख पा रहे हैं कि RQC ये वाला पार्ट, अगेन यहां पे ये बात करोगे ये लेंथ 1, ठीक है, तो ये लेंथ आपके पास a इक्वल टू ये लेंथ यहां से यहां तक कितना बच्चों, यहां से यहां तक 3 था, यहां से यहां तक 2 था, तो ये लेंथ 1 ना, 1 डिवाइडेड बाय ये लेंथ कितना आपके पास 3 माइनस x प्लस a, ऐसा कुछ। आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कर देंगे, ये लेंथ आ जाएगा, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है देख लीजिए। तो आपके पास 3 माइनस x माइनस a इक्वल टू a, 3 माइनस x इक्वल टू 2a, आपके पास 2a की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, 3 माइनस x इक्वल टू कितना आपके पास x हो जाएगा। तो यहां से बच्चों मुझे बता दीजिए कि ये पार्ट कितना हो गया, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2, तो आपके पास यहां से a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 3/4। जब x का वैल्यू भी निकाल लिया, a का वैल्यू भी निकाल लिया, तो क्या ये चारों वर्टिसेस नहीं आ गया आपका, आप इसमें पुट करिए और आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, बस इतना ही बात थी। तो यहाँ पे देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, आपको बोला वर्टिसेस कैलकुलेट करने के लिए और आप कांसेप्ट लगा रहे सिमिलर ट्रायंगल्स वाले, तो यही तो होता है क्वेश्चंस की खास बात। आप यदि नॉर्मली तरीके से करने जा रहे थे तो पता नहीं आपको कितना टाइम लग रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चंस को करने में, और लेकिन ये जो मेथड आप अपना रहे हैं ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बोल सकते हैं आप ऐसा कि शॉर्ट वे में आपका आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका यदि x भी आ चुका है, a भी आ चुका है, तो क्या p, q और r और s आप निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस a b and c of a triangle are this and this respectively, then find length of bisector of angle BAC। आप इस क्वेश्चन में भी एक कांसेप्ट सीखोगे बच्चों। ये देखिएगा आपके पास क्या कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई एक वर्टिसेस A है, ये आपके पास B है, ये C है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट में क्या बोल देता हूं, 3, -5, ये वाला -3, एंड ये -1, -2 ऐसा बोल देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आपको क्या बोला कि यहां पे एक बार देखिए एंगल BAC मतलब ये जो एंगल A था इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन, मतलब बाइसेक्टर लाइन, तो यहां पे आपके पास कुछ ऐसा होगा, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स क्या होने वाले थे, इक्वल होने वाले थे। AD क्या था, एंगल बाइसेक्टर था।
अब एंगल बाइसेक्टर में मुझे पूछा है ये एडी का लेंथ निकालना था। एडी का लेंथ निकालने के लिए डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा बच्चों। डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, समझते हैं चीजों को। आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में, कभी भी ये एंगल बाइसेक्टर का कहानी होता है तो यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर, ये जो डी पॉइंट है, यदि मैं बात करूं यहाँ पे BD इज टू DC, ये रेशियो कितना होगा, ये रेशियो आपके पास कितना होगा बच्चों। यदि आपके पास ये मीडियन होता तो ये मिड पॉइंट हो जाता, लेकिन ये मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में ये डी कोई मिड पॉइंट नहीं होता, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये जो आपके पास AD BC को D पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, देन BD इज टू DC इक्वल टू होता है बच्चों AB इज टू AC। AB इज टू AC, ये क्या है सर, ये वाला AB और ये वाला AC, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये वाला साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये वाला साइड का रेशियो हो जाता। इसका मतलब मुझे ये लेंथ निकाल लेना चाहिए पहले, ये A और ये B, ये लेंथ निकालेंगे तो ये 10 आता है, आप निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला लेंथ निकालना चाहिए, ये लेंथ निकालोगे तो ये 5 आता है। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाल लो और आपके पास यहाँ AC निकाल लो, कितना हो गया, ये 10 और ये 5, मींस यहाँ पे 10/5 मींस 2:1 रेशियो हो जाएगा क्या, बिल्कुल। आपके पास BD इज टू DC, ये 2 और ये कितना 1, ये पॉइंट मालूम, ये पॉइंट मालूम, तो क्या डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकूंगा मैं क्या, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 2:1 के रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए इंटरनल डिवीजन वाला, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n बच्चों, यही पॉइंट ना, तो ये पॉइंट यदि आप निकालते हैं तो ये -5/3 आता है, ठीक है। ये 2 × -1, 1 × -3 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है, यहां डिवाइड कर लेंगे। एंड फिर से 2 × -2, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास ये -1/3 आ जाता है, ठीक। ये आपके पास डी पॉइंट भी आ गया। जब डी पॉइंट आ गया तो मुझे क्या काम करना था, AD, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना था डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना -5 + 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप ये डिस्टेंस निकालने चाहेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाता है 14√2/3 आ जाता है, ठीक है बच्चों। आपके पास ये लेंथ आ जाता है, यही हमारे पास क्या है कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ हो गया। यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या था कि कभी भी हमारे पास कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड्स पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट करता हो तो ये किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये याद रखना, बस एक छोटा सा बात आपको, ठीक है बच्चों। तो इस कंसेप्ट को लेके एक क्वेश्चन बना दिया गया था जो कि बहुत ही आसान था, आपका आंसर क्या हो गया, यही वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एक छोटे छोटे कंसेप्ट से आपका पूरा चैप्टर तैयार होता। हम ये नहीं बोल सकते कि 4 थ्योरी पढ़ लिया हमारा काम हो गया, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था। मतलब बहुत सारी चीजें थ्योरी में नहीं पढ़ के आप डायरेक्टली वे में उसको क्वेश्चंस में देख लेते हैं चीजें को, ठीक है। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह की चीजें पूछा जा रहा होता है, उसके बेसिस पे आप उसके बारे में काम करते हैं, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट वे में कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके सामने मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, एरिया ऑफ, आपके पास ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, या एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में भी बात कर सकते थे। आपके पास क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हर किसी को मालूम है सर ऐसा होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं, x3 y3 1, एक डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है, आपको डिटरमिनेंट ओपन करने भी आता है, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा। ये कब तब, आपके पास कोई एक ट्रायंगल होती है, 3 वर्टिसेज आपके पास A B एंड C, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट मालूम, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कुछ ऐसा निकाल सकेंगे, ठीक है। बाकी तो आप यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला भी फॉर्मूला होता है, बहुत सारे ट्रायंगल्स के अलग अलग तरीके का फॉर्मूला होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाए √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। मुझे यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाइज बात करा जाए तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक, ये समझ में आया। मैं आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कुछ भी ऐसा बोल दीजिए ABCD। मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट A B C और D, आपके पास इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, x3 y3, x4 y4 है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैं एक जनरल सा मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखिएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास कितना, मान लीजिए यहाँ से कोऑर्डिनेट स्टार्ट करा, x1 y1 था, ठीक है बच्चों, देखिएगा x2 y2 था, ये x3 y3 था, x4 y4 था। अब इस मेथड से आपके पास पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कितना भी साइड्स वाले कोई भी पॉलीगन्स क्यों ना हो, आप सबका एरिया निकाल पाएंगे बहुत इजीली तरीके से। मान लीजिए यहां से स्टार्ट करें, यहां से यहां तक जा रहे हैं, x1 आपके पास y1, ठीक है, x2
y2। ठीक, कुछ इस तरह से लिख सकते थे आप। या बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ये वाला पार्ट x1 x2 y1 y2 जैसा लिख लेते, कोई खास दिक्कत नहीं। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था बच्चों, आपको मैं ऐसा ही लिख के दिखा रहा हूं, देखिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा पार्ट है। प्लस आपके पास क्या क्या लिखा, मैं x1 से x2 गया, x1 से x2 गया, y1 से y2 है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x2 से x3 जाता हूं, x2 x3, यहां बोलेंगे y2 y3, ठीक है। चलो ऐसा बात है। फिर आप यहां से यहां पे गया था, यहां से यहां पे आएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे x3 x4 y3 y4, क्या कंप्लीट हो गया, क्या यहां तक पहुंचा। अभी यहां से यहां भी तो जाना है ना, एक क्लोज लूप का होता है ना, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, x4 x1 y4 y1, कुछ ऐसा ओवरऑल का आपके पास ये 1/2 मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में बच्चों। तो ये आपका एक क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो गया। आप ये बोलोगे क्या ट्रायंगल के केस में भी ऐसा लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। ट्रायंगल के केस में कैसा होता है, बताओ, देखिए 1/2, ठीक है। यहां पे बताइए x1 x2 y1 y2, ठीक है, प्लस x2 x3 y2 y3, प्लस x3 x1 y3 y1, ये पार्ट हो गया आपके पास। बस मुझे क्या करना था, मान लीजिए यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां, आपको बस क्लोज लूप में चलते जाना है। बस आप इस तरह से आप लिख पाओगे। मुझे बताइए कि क्या ये फॉर्मूला से पेंटागन का बता पाएंगे, क्या हेक्सागन वाला पार्ट का बता पाएंगे, क्या मुझे एन साइड्स के लिए बात कर दिया जाए, कोई दिक्कत होगी क्या बच्चों, नहीं ना, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। देखो इस फॉर्मूला को नोट जरूर कर लीजिए आप, ये वाला जनरल कंसेप्ट है। मैं क्या बोला फिर से समझा देता हूं, x1 से x2 y1 से y2, ठीक है, x2 से y2 x2 से x3 y2 से y3, ठीक है, x3 से x4 y3 से y4, x4 से x1 y4 से y1, वही पार्ट लिखा गया। जिसको भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत लगता है, वो आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल सकते हैं और आप आसानी से आंसर बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगा बच्चों इसमें निकालने में, नहीं, चलो ठीक है। आप यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लिया तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाइए, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लेना, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने क्या है, लेट टू पॉइंट्स बी दिस एंड दिस इफ ए पॉइंट x डैश y डैश, ऐसा कुछ बोला है, बी सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक। आपके पास AB और आपके पास P है ही यहाँ पे, तो आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, तो आपके पास 3 वर्टिसेस मान लीजिए आपके सामने गिवन है, क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाऊंगा, अभी भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, उसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हम लोग। आगे बोला एंड इट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, देख लेते क्या होता है, देखते हैं क्या होता है बच्चों। आपके पास सबसे पहले 3 पॉइंट्स है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, मान लीजिए मैं P बोला, A बोला, B बोला, तो x डैश y डैश 1, उसके बाद A 1 माइनस 1 1 0 2 1, और यहाँ पे हाफ भी लगा दीजिए आप, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट, ऐसा कुछ आपके सामने है। ये पार्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 5 स्क्वायर यूनिट गिवन है। आपको ये एब्सोल्यूट एरिया गिवन होता है, कभी भी एरिया गिवन हो तो आप इसको प्लस माइनस 5 लिखेंगे। आप बोलेंगे प्लस माइनस क्यों लिखा सर, 5 दिया तो 5 लिखते ना, नहीं, इसका मॉडुलस वैल्यू 5 दिया था बच्चों, मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 5 बनेगा ना। कभी भी एरिया गिवन हो क्वेश्चंस में, आपको दोनों केस लेके चलना है। यदि ये केस लेके चलते हैं तो आपका गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये बात। प्लस कभी डिस्टेंस गिवन हो, कभी एरिया गिवन हो, प्लस माइनस लेके चलना है आपको, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाता है आपसे, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू दिया जाता है, तो मॉडुलस ओपन करने पे प्लस माइनस तो बनेगी ही ना, ठीक है, कुछ ऐसा पार्ट। बाकी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x डैश इंटू ये देख लेते बच्चों, ये पार्ट कितना, -1 -2 माइनस y डैश, ये कितना 1 -0, ठीक है, +1 2 आपके पास इक्वल टू कितना बच्चों, +-10, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपके पास कितने रिलेशंस आ जाएंगे, -3 x डैश, ये कितना बच्चों आपके पास -y डैश +2 इक्वल टू +-10 आ रहा है। एक बार प्लस वाला साइन यूज करूंगा, एक बार माइनस वाला साइन यूज करूंगा। मान लीजिए मैं प्लस वाला साइन यूज करता हूं, प्लस वाला साइन यूज करता हूं तो लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, -3 x डैश -y डैश, प्लस वाला करता हूं तो 2 -10 आपके पास कितना, -8,
आपके पास बच्चों ऐसा ना, ये पार्ट आ जाएगा ना। आप क्या समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। आपके पास कैसा आ गया, यहाँ पे -8, या आप राइट साइड भेजेंगे तो +8 बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास है तो कितना हो जाने वाला था, ये -8 हो जाने वाला था। ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ये पार्ट। हाँ, अब जब भी आप इसको अच्छे से और लिखना चाहेंगे, ये 3x' ये प्लस y' प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन हटा दिया। फिर माइनस वाला यदि यूज करना चाहेंगे यहां से, तो माइनस वाला में देख लीजिए कितना हो जाता है, -3x' माइनस y', और यहाँ पे कितना माइनस वाला यूज करेंगे तो इधर आपके पास कितना हो जाएगा 2, आपके पास 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 12 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस फिर से हटा दीजिए, 3x' प्लस y' माइनस 12 इक्वल टू 0। आपके पास यहां पे एक लाइन था, क्या ये है, क्या ये है, दोनों है ना, दोनों है तो दोनों के साथ कंपेयर करोगे। फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करूंगा तो यहां पे देखिए ये 8, इट मींस -4 लैम्डा इक्वल टू 8, तो लैम्डा इक्वल टू -2, एक रिजल्ट तो यहां से आया। एंड दूसरा यहां से -4 लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू 3, ये दूसरा रिजल्ट आया। ये आपके पास फर्स्ट और ये आपके पास सेकेंड, तो यही हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गया -2 एंड 3। ये क्वेश्चंस जेईई मेंस 21 में पूछा है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस था, बट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आपके लिए आसान है, अदरवाइज पता नहीं कैसे करते आप चीजों को। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चंस होते हैं, आप कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपके सामने। ठीक है, देखिए यहां दिया हुआ, बोलता है कि x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सच दैट आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 2:1 दे रखा है। आपके पास 4 पॉइंट दिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है, दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो दिया, एरिया का रेशियो दे दिया 2:1, x की वैल्यू कैलकुलेट करने की। देखिए बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है, बस आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, एरिया से रिलेटेड चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। आप मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट आपके पास यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी पॉइंट एज्यूम कर लो, क्या ही दिक्कत है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, आपके पास और एक और पॉइंट था डी पॉइंट, कहीं भी हो सकता था, डी पॉइंट इधर हो सकता था। ठीक है, डी पॉइंट ऐसा कोई हो सकता था। मैं ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो 2:1 दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ बात होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे निकालेंगे बच्चों एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल? हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ, आपके पास क्या फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट्स कितना था 3 - 5 1, 2 - 1 1, और यहां पे कितना बच्चों 2x, x + 3 1, कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का बात है। क्या करना चाहिए हमें, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट, और जो भी एरिया निकाल रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरिया की बात कर रहे हैं, मैं पहली बात बोल दिया हूं आपको, यहाँ पे मॉडुलस वाइज बात करना था मुझे। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं, 1/2 पहले हम निकाल लेते, बाद में मॉडुलस लगा लेंगे कंप्लीट वे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस ही ब्रेक कर देता हूँ इसको, फर्स्ट कॉलम, आज तक तो हम फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस या फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो ये कितना 3 इंटू आपके पास कितना हो जाएंगे बच्चों, ये आपके पास 1 - x - 3, फिर यहाँ पे कितना आपके पास 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे ना बच्चों, -2 लिखोगे आप। ठीक है, ये जो -2 बना आपके पास यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं, या चलो नहीं तो फर्स्ट रो की कॉरेस्पॉन्डेंस ही ब्रेक कर लेते हैं, ये 3 की कॉरेस्पॉन्डेंस गया तो ये गया, ये मल्टीप्लाई और ये वाला पार्ट। ठीक है, माइनस +5, आपके पास यहाँ कितने हो जाने वाले, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, 2 - 2x। ठीक है बच्चों, +1, देखिएगा 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस करूंगा तो ये गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x + 6 - +2x, कुछ ऐसा पार्ट, और इसका डिटरमिनेंट ये सॉरी मॉडुलस वैल्यूज ले लेते हैं। तो यदि आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास 1/2 - 11x प्लस आपके पास ये 4 आ जाता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ये पार्ट आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये आ गया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या BCD, BCD, यहां भी क्या करेंगे बच्चों, आपके पास हाफ ऑफ
यहाँ पे लिखोगे बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट और डी वाला कोऑर्डिनेट। बी वाला कोऑर्डिनेट आपके पास कितना था, यहाँ पे देखिए 2, आपके पास कितना -1 1। सी वाला कोऑर्डिनेट कितना था बच्चों 2x, x + 3 1। डी वाला कोऑर्डिनेट्स कितना था 3, 3, 1 था। कुछ आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स थे। आप इसको भी यदि सिंपलीफाई करेंगे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप इस चीजों को लिखते हैं तो ये वाला वैल्यूज आपके पास आ जाता 1/2 टाइम्स ऑफ 7x - 12। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आ जाता 7x - 12 आ जाता आपके पास। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यूज है, यहाँ पे ये वाला वैल्यूज, दोनों का रेशियो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 2:1 दे रखा है। मुझे क्या करना चाहिए, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, इक्वल टू 2:1 लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख सकता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल टू 2/1 लिख सकता था। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, देखिएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल टू कितना है 2:1 है। 2:1 था, ऐसा बात था। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा, ये डिवाइड करूंगा दिस बाय दिस, तो 1/2 तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, 1/2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो -11x + 4 डिवाइडेड बाय 7x - 12, इसका मॉडुलस, इस यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस इक्वल टू कितना बच्चों हो जाएगा 2:1 2। ये मॉडुलस हटाएंगे तो +-2 बनेगा। आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली मॉडुलस भी हटा देता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या हो जाएंगे इक्वल टू +-2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब यहाँ पे प्लस साइन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज बन जाएंगे। यहाँ पे यदि आप प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार माइनस साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाती है। एक वैल्यूज आ जाता है 28/25 एंड आपके पास दूसरा वैल्यूज आ जाता है, एंड दूसरा वैल्यूज आप यदि निगेटिव साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास ये 20/3 आ जाता है, 20/3 आ जाता है। तो आपके पास क्या है, बोला था यहाँ पे x की वैल्यू पूछा था इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, एक 28/25 एंड एक 20/3 वैल्यूज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एक नहीं दो बार निकालने पड़ रहे हैं। फर्स्ट बार एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, सेकंड टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी डी वाले पार्ट्स का। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड सबसे बढ़िया तरीका है आपका, बस उसमें वैल्यू पुट करके आपको डिटरमिनेंट को थोड़ा सा ओपन करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। यदि आप सही आप यदि ओपन करते चीजों को, आपके सामने ये वाला फर्स्ट और ये वाला पार्ट सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2:1 वाला पार्ट था आपका, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में लगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स है, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, तो पहला बात मैं बता दूं, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रॉइड का। ठीक है, दूसरा बात करेंगे बच्चों इन सेंटर का, तीसरा बात करेंगे अर्थो सेंटर का, और चौथा बात करेंगे हम लोग सर्कम सेंटर का। एक और होता है एक्सेंटर भी होता है, आप उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बात बता दूंगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं होता है। फिर भी चलिए बच्चों, आपको मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ नंबर 1 में सेंट्रॉइड के बारे में। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है, तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज या फर्स्ट कांसेप्ट आप ये बोल सकते थे सेंट्रॉइड क्या होती है। सबसे पहली बात, सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल जी वाला पार्ट आप लिखा जाता है, ऐसा नोटेशन है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सेंट्रॉइड का आपके पास डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल होता है, मैं आपको बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को। आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, देखिएगा आपके पास यहाँ पे एक आपके पास वर्टेक्स ए है, यहां से कोई एक लाइन पास कर रही है जो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता है, इसका कोऑर्डिनेट बोल दीजिए डी। ये जो यहाँ पे एडी है, इसको बोलते हैं मीडियंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मीडियंस बोलते हैं। आपके पास 1 मीडियन एडी है, सेकेंड वाला मीडियन यहाँ पे आपके पास क्या, इसको चलो डी के बाद ई नाम दे देते हैं। ये वाला साइड्स को भी 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करा। मैं क्या करता हूँ, मीडियन क्या होता है, कोई भी एक वर्टेक्स से सामने वाला साइड्स पे, अपोजिट साइड्स पे एक लाइन ड्रॉ करा, ये लाइन इस साइड्स को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। इट मींस D is the mid point of B and C, then AD is the median of these triangles. ओके बच्चों, तो सेम टू सेम B E B आपके पास एक मीडियन है, एंड आपके पास इधर से यदि बात करेंगे तो ये वाला भी आपका एक मीडियन है। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, एक नहीं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस बन रहे थे, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही पॉइंट होने वाला था, वो पॉइंट आपका क्या है, G पॉइंट है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये कोऑर्डिनेट यदि मान लीजिए आपके पास x1 y1, ये x2 y2 x3 y3 है,
ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू यदि बात करूंगा, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाती है, एंड y की वैल्यू कितना हो जाती है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाती है। ये तो मीडियंस का मतलब आपके पास क्या, जो यहाँ पे हमें सेंट्रोइड निकाला था, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है बच्चों, एक और कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे, AG is to GD, AG is to GD ये क्या होती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ये 2 और ये वाला पार्ट कितना होता है, 1 होता है। तो हम ये बोल सकते थे सेंट्रोइड किसी भी मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बात देखिए यहाँ पे आप क्या बात कर सकते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये सेंट्रोइड है, तो आप इसको ज्वाइंट करो, इसको ज्वाइंट करो, इसको ज्वाइंट करो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होने वाला है बच्चों, इक्वल एरियाज में यहाँ पे डिवाइड होने वाले थे। ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम लोग बोल सकते थे सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। एक कंसेप्ट ये भी है। ठीक है बच्चों, एक और बात यहाँ पे छोटा छोटा बात है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो ये तो मिड पॉइंट था ही, ये तो मिड पॉइंट है, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट मिड पॉइंट था आपका। यहाँ पे एक और कंसेप्ट, कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका मिड, ये एबीसी था, इसका मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट एफ है। यदि आप इसको ज्वाइंट करते हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट एक जेईई मेंस में इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप ये वाला प्रॉपर्टीज को हल्के में नहीं ले सकते, समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि आपके पास ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रोइड है वही सेम टू सेम सेंट्रोइड ट्रायंगल डीईएफ का होगा। ठीक है बच्चों, ये पार्ट कब, जब डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एसी एंड आपके पास बीसी, आपके पास क्या AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E और CA का मिड पॉइंट कितना बच्चों, F है। तो इस केस में ये जो ट्रायंगल बना DEF, इसका सेंट्रोइड और आपके पास ABC का सेंट्रोइड सेम होने वाला है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया टोटल का 1/4 होता है। टोटल का कितना बच्चों, 1/4 होता है। तो ये छोटा छोटा बात है, आपको याद रखने वाली बात है, इसको आप याद रखिएगा। डायरेक्टली इसका एप्लीकेशंस आप क्वेश्चंस में देख जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा था कि आपके पास इसके मिड पॉइंट दिए हुए थे और कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा था आपसे, तो आप क्या बात करते, जब आपके पास डीईएफ का एरिया निकाल लेते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कंप्लीट एरिया आ जाता, कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत आसान सा। अदरवाइज आपको ये वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, फिर जाके एरिया निकालना पड़ेगा, इतना लेंथी कैलकुलेशंस क्यों करेंगे, नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक बात हो गई थी यहाँ पे। ठीक, ये तो हमारे पास सेंट्रोइड था। अगला प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपके सामने बात कर लेता हूँ। ये तो सब समझ में आया कि आपके पास मीडियंस होता था, कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता था, तो सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 और y कोऑर्डिनेट का सम बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। कोऑर्डिनेट्स भी याद हो गए। सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। डी ई एंड एफ मिड पॉइंट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपके पास। देन कोई भी सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ये भी बात याद होगी आपको। एंड चौथा पॉइंट आपके पास क्या, कि कोई एक ट्रायंगल है, उसके आपके पास AB AC और आपके पास BC साइड्स के मिड पॉइंट तो होंगे, सभी मिड पॉइंट को यदि ज्वाइंट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। वो ट्रायंगल का आप सेंट्रोइड और ABC का सेंट्रोइड सेम पॉइंट होता है, और वो ट्रायंगल का आपके पास एरिया टोटल का 1/4 होता है। ये कुछ बेसिक बातें थी, आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारे पास सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड के बारे में मैं इन डिटेल यहाँ पे बताया। अब मैं आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ इन सेंटर का। चलिए नंबर 2 में यहीं पे बात कर लेता हूँ इन सेंटर। इन सेंटर को इन जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई आपके पास, आई फॉर इन सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताऊं इन सेंटर का क्या होता है। इन सेंटर का डेफिनेशन समझिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। इंटरनल एंगल कैसा, आपको मैं फिगर से दिखा देता हूं, लैंग्वेज पे कोई खास बात नहीं, ये चीजें आप समझिए। आपके पास एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी है, इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन, इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन और इसको भी बाइसेक्ट करने वाला लाइन, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, इन सेंटर बोलते हैं। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, इन सेंटर बोलते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन समझिए, इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास ऑफ, यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो बोला। दूसरा डेफिनेशन आपके पास ये है, इन सेंटर, एक सेंटर है किसी ट्रायंगल का, वो एक ऐसा सर्कल, मतलब इन सेंटर एक सेंटर किसी सर्कल का, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए जा रहा हो, ऐसा कुछ।
टच करते हुए जाएगा, यहाँ पे डी पे, ई पे, एफ पे टच कर रहा है। ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। क्या होता है बच्चों? इन सर्कल। और इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। और इसका जो रेडियस होता है जिसको आप स्मॉल आर से दिखाते हैं, इन रेडियस। इन रेडियस मैं यहाँ पे 3 बात बोला। ये जो सर्कल है आपके पास, वो सर्कल का नाम क्या है? इन सर्कल। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा इन सेंटर, उसका जो रेडियस होगा इन रेडियस, जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। आप बोलेंगे कि रेडियस तो स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी दिखो चलेगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्मॉल आर वाला इन रेडियस और कैपिटल आर वाला सर्कम रेडियस होता है, आपको पता होगा जैसा कि। ठीक है, ये 2 बातें। ठीक है बच्चों, तो मुझे यदि यहाँ पे भी ए, बी और सी दे दिया जाए तो इसका आई का कोऑर्डिनेट्स, मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना होता है, मैं वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ। ए x1 बी y1 आपके पास सी z1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस आपके पास x1 x2 बोलिए, आपके पास ये बेहतर, x1 x2 x3। ए x1 बी x2 सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी होता है ऐसा आपके पास। ये x, ये y की वैल्यू क्या हो जाएंगे? a y1 b y2 c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब यहां बोलेंगे a क्या है? ये वर्टेक्स a था तो ये वाला साइड a, ये आपके पास b और ये वाला क्या था आपके पास? c था। ठीक है बच्चों, आपके पास कुछ ऐसा पार्ट। यहां पे 1-2 और बात जान सकते थे कि आपको मैं थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि ये AD क्या था? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। BE इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। CF इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। मैं यहाँ पे AD का, BE का और CF का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही तो बोलता था इन सेंटर। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये जो AD है, यहाँ पे D पॉइंट था, मुझे BD इज टू DC कितना होगा? BD इज टू DC। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में दिस इज टू दिस क्या होने वाले? तो आप क्या बोलने वाले थे यहाँ पे? AB इज टू AC होने वाले। AB इज टू AC मतलब ये वाला पार्ट C और ये वाला पार्ट B। तो स्मॉल c इज टू स्मॉल b। ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का कांसेप्ट तो समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे जो BC का साइड लेंथ है वो A है, यहाँ AC का जो साइड लेंथ है वो B है, और यहाँ AB का जो साइड लेंथ है वो स्मॉल c है। ABC आप हीरोज फार्मूला, आप जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करते थे याद करिए, वो ABC स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c वाला पार्ट, वो वाला ABC है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास मैं यहाँ पे ये बोला कि ये BD इज टू DC किस रेशियो में डिवाइड करती है बच्चों? AB इज टू AC में। क्रॉसपोंडेंस आपको बताया था, ये वाला इसके क्रॉसपोंडेंस, ये वाला इसके क्रॉसपोंडेंस, दिस इज टू दिस। आपके पास यहां से D पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, D पॉइंट आ जाते हैं। तो अब एक और बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, AI अपॉन ID। आप जैसे पढ़ते थे यहाँ पे 2:1 होता है, यहाँ पे भी बात करेंगे AI टू ID का कोई रेशियो होता है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, ये रेशियो क्या होती है देखिएगा, ये AI है, इसके एडजेसेंट वाले का सम क्या है? एडजेसेंट बच्चों B प्लस C। ये AI यहाँ पे देखिए AI है, तो ये C और ये B, तो दोनों एडजेसेंट का सम, और ये आपके पास AD है, इसके सामने वाला पार्ट कितना था? A था। इस रेशियो में डिवाइड करता है। AI इज टू ID इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? B प्लस C डिवाइडेड बाय A हो जाता है। ये छोटे छोटा बातें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये इन सेंटर का कहानी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इन सेंटर तक समझने में। इसको एक बार नोट कर लीजिए, जितना आप यहाँ पे समझ पा रहे सारे एक बार में इसको लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर हम आगे बात कर लेते हैं सरकम सेंटर और आपका अर्थो सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सरकम सेंटर और अर्थो सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये सरकम सेंटर जो था हमारा, सरकम सेंटर को सबसे पहली बात O से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलेंगे सी सरकम फॉर C से भी कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, C से बस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ट्रायंगल को A B और C लेना चाहता हूं मैं। ठीक है, आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल आपके पास A B और C। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात इसका डेफिनेशन क्या होता है? सरकम सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होती है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और साइड को बाइसेक्ट भी करनी चाहिए, ऐसा बात। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इस पे ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और ये परपेंडिकुलर भी है, ये वाला पार्ट। क्या समझ पा गए आप? ये आपके पास कोई एक बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देना, और ये लाइन कैसा? परपेंडिकुलर है। सही बात है। आप बोलेंगे ये वर्टेक्स से पास नहीं कराया, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे बात करेंगे ऐसा पार्ट होगा सर, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसका परपेंडिकुलर। फिर इधर बात करेंगे, आपके पास इधर ये परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो इसका ये है। क्या बच्चों? एक डेफिनेशन क्या था इसका? पहला डेफिनेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक, पहला चीज ये देख लीजिए। दूसरा डेफिनेशन मैं लेके चलता हूं, ये जो सरकम सेंटर है
किसी सर्कल का सेंटर है। कौन सा सर्कल? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? ट्रायंगल के इस तीनों वर्टिसेस से होकर जो सर्कल पास करती है, उस सर्कल का सेंटर को क्या बोला जाता है? सर्कम सेंटर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट। अब यहाँ पे ये बोलोगे आप कि ये इसके लिए कोई फॉर्मूला होगा क्या? मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हमें मालूम होंगे x1 y1, ये कोऑर्डिनेट मालूम होंगे x2 y2, ये कोऑर्डिनेट मालूम होंगे x3 y3। ठीक है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला होगा क्या? तो नहीं, मैं बोलूंगा यहाँ फॉर्मूला वाइज तो नहीं बात करते, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आप मुझे ये बताओ, O को A से ज्वाइंट करा, O को B से ज्वाइंट करा, O को C से ज्वाइंट करा, क्या ये तीनों इक्वल होंगे क्या? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। आपके पास कितना? OC है, यही तो आपके पास क्या है? सर्कम रेडियस होता है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोलते हैं। ये तो इक्वल होनी थी सर, इक्वल होनी थी। तो हम लोगों को ABC तो मालूम है, ये O पॉइंट मालूम नहीं है, तो एज्यूम कर लेंगे तो O पॉइंट कितना हो, मान लेते हैं x, y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको दो पार्ट में सॉल्व कर लोगे। OA इक्वल टू OB स्क्वायरिंग कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपके पास क्या? OA इक्वल टू OC, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास x एंड y आ जाएगा। x एंड y आ गया तो मींस O x, y आ गया। O x, y को क्या बोलते हैं अपन? सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर बोलते हैं बच्चों। आपके पास कोई दिक्कत तो है नहीं। और यदि आपके पास ये O पॉइंट आ गया तो OA आ जाएगा या OB आ जाएगा, OC आ जाएगा। इससे आपके पास क्या? OA, OB या OC आपके पास क्या है? सर्कम रेडियस है। इसको क्या बोलते हैं? आपको कैपिटल आपको सर्कम रेडियस। जब सेंटर भी मालूम, रेडियस भी मालूम, क्या हम इक्वेशंस लिखते हैं सर्कल के? क्या बिल्कुल जैसे ऐसा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना? जो भी कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ऐसा सर्कल का इक्वेशंस हो जाएगा। ये जो सर्कल बनेंगे कैसा सर्कल है? सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल है। इक्वेशंस ऐसा लिखा जा सकता है। रेडियस ये पार्ट होती है, सेंटर ये पार्ट होती है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सर्कम सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक हो गया। फिर बात देखिए कि सेंटर आपके पास, सर्कम सेंटर क्या है? एक सेंटर किसका? एक सर्कल का। कौन सा सर्कल का? एक सर्कम सर्कल का। सर्कम सर्कल क्या होता है? वर्टिसेस से होके पास कर रहा हो। तो ये सर्कल का ये सेंटर था। कॉन्सेप्ट क्या? यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होती है। तो यहां से मैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC करूंगा तो हमारे पास दो रिलेशंस बन जाएंगे। सॉल्व करूंगा मैं, यहां से O पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लूंगा। यही कैलकुलेट आपके पास जो कैलकुलेट करा, सर्कम सेंटर आ गया। ठीक है, सर्कम सेंटर आ गया मतलब रेडियस भी कर गया आपके पास, सर्कल के इक्वेशंस भी आ गए। बस इतने सारे बात करे जा सकते हैं। यहां से आप बता सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक और बात, आर्थो सेंटर भी देख लेगा बच्चों। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर को इन जनरली H से दिखाते हैं। इन जनरल आप बोल सकते हो H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप यहां पे H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आप समझिएगा। आर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। अब यहां पे समझाता हूं, मैं आपको फिगर से समझाता हूं क्या है इसका एल्टीट्यूड। आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास ये एक है A, B एंड C। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही H है। आप बोलेंगे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका भी कैलकुलेशंस का तरीका होता है, समझाता हूं मैं आपको, यहां पर समझने की कोशिश करना। अब बस आर्थो सेंटर कभी भी निकालने को बोलता है, मैं तो क्या करूंगा आर्थो सेंटर निकालने के केस में, सबसे पहली बात तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है, ये तो समझ गए बच्चों। आप मान लीजिए इसको D बोल दिया, इसको E बोल दिया या इसको F बोल दिया, ऐसा कुछ है, ठीक है, D, E, F। मैं H पॉइंट कैलकुलेट करूंगा तो करूंगा कैसे? आपको लगता है कि H पॉइंट तभी आ पाएंगे जब दो कोई एल्टीट्यूड्स आपका आ जाए और उसको सॉल्व कर देंगे। तो मींस क्या, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देख लीजिए। ऐसे तो 3 लाइंस है, कोई भी 2 लाइंस आपका इक्वेशंस निकाल लीजिए। कोई 2 लाइंस निकालेंगे कैसे? देखिए यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कोई 2 लाइंस कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों। तो 2 लाइंस कैलकुलेशंस करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो क्या चाहिए? इक्वेशंस चाहिए। इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? इसका इक्वेशंस, एडी का इक्वेशंस, एडी के इक्वेशंस कितना हो जाएगा बच्चों आपका? एडी के इक्वेशंस हो जाएगा निकालने के लिए सबसे पहली बात तो मुझे ये पॉइंट तो चलो मालूम है, ये पॉइंट तो मालूम है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x3 y3 आपको तो ये तो मालूम है आपको, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां पे है? इसका स्लोप निकालूंगा कैसे मैं? आपके पास इक्वेशन ऑफ एडी, एडी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? y माइनस y1 इक्वल टू m एडी, मतलब स्लोप ऑफ एडी इंटू
आपके पास कितना हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा ऐसा। अब बात आती है कि ये स्लोप कैसे निकलेगा, AD का स्लोप कितना निकलेगा बच्चों, m ऑफ AD इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m ऑफ BC। देख लीजिए इसका भी तो जुगाड़ है ना, आपके पास B पॉइंट मालूम, C पॉइंट मालूम, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल पाऊंगा, इसका स्लोप आ जाएगा, तो क्या इसको रिवर्स करके माइनस लगा दूंगा तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, तो क्या ये इक्वेशन आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। सेम टू सेम एक बार और करते हैं, कोई एक और आप इक्वेशन ऑफ BE निकालने जाओ, ये BE निकालने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, y माइनस y2 इक्वल टू m BE इंटू x माइनस x2, ऐसा कुछ लिखोगे बच्चों आप, ठीक है। ये पार्ट अब यहां पे देख लीजिए कि आपके पास सब ये तो ठीक है मालूम था, मुझे बस ये स्लोप मालूम नहीं था, m BE कितना हो जाएगा बच्चों, ये -1 डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट क्या था, AC, m ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC। आप इसका भी कुछ जुगाड़ यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। ए पॉइंट मालूम, सी पॉइंट मालूम, क्या इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप जो भी होगा उसको रिवर्स करके माइनस लगा देंगे तो BE का स्लोप आ जाएगा। BE का स्लोप आ गया तो इक्वेशन लिख लेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपके पास मान लीजिए 2 आता है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, h x y आपके पास निकल के आ जाएगा। यही तो आपके पास क्या है, आर्थो सेंटर प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, यही आपको प्रोसेस अप्लाई करना है, आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं रुकने वाले। आप अननेसेसरी फॉर्मूला याद करने पे चले जाएंगे, बहुत सारे जगह देखोगे कि एक बेकार सा फॉर्मूला बना के दे दिया है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मेट में, जरूरी नहीं है, मैं बोलूंगा जरूरी नहीं। आपको स्लोप निकालने आता, लाइन के इक्वेशन निकालने आता, आप निकालिए और यहाँ पे आर्थो सेंटर निकालिए, मार्क्स कराइए, बस इतना ही बात है। आगे आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, कोई फॉर्मूला कुछ भी यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं थी। चलिए ये चारों आपको मैं बताया, यहाँ पे सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर भी हो गया, इन सेंटर और सेंट्रॉइड भी हमने पढ़ा। अब एक दो कॉमन बातें होती है जिससे डायरेक्ट वे में क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, एक दो रिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके पास एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, एक आपके पास आर्थो सेंटर को H और सरकम सेंटर को O बोला था। ये क्या था आपके पास आर्थो, ये क्या था सरकम सेंटर, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, किस रेशियो में बच्चों, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये रेशियो याद रखिएगा, कभी 3 में से 2 दिए जाए, तीसरा आपसे पूछा जाए, आप बता सकेंगे। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। आपके पास आर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, आपके पास सेंट्रॉइड है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कभी ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाए, कभी ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाए, ये जो 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, चारों एक ही पॉइंट होता है बच्चों, याद रखिएगा, चारों एक ही पॉइंट होता है। दूसरा आपके पास मैं बता दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके पास सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर एक ही लाइन पे होता है। एक लाइन पे होने का मतलब क्या, कोलिनियर होता है, ठीक है बच्चों। अगला बात, यदि मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक यहाँ पे भी एक खास बात है कि यदि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो यहाँ पे जहां पे एंगल 90 बनता है, ये होता है आर्थो सेंटर, और जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ये क्या है बच्चों, ये मिड पॉइंट है, आप समझिएगा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। एंड जहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा था वो पार्ट होता है आर्थो सेंटर। आप बोलेंगे सेंट्रॉइड इन सेंटर कहां होता है, इनसाइड होती, अंदर होती, वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला आपके पास। बाकी दो के लिए फॉर्मूला नहीं था, तो डायरेक्ट वे में आप बता सकेंगे, बहुत ही इजीली हो जाता है। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो ये जो 4 है, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सभी के सभी ट्रायंगल के अंदर होते हैं। इन बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 2 देखिए आपके पास आर्थो सेंटर आपके पास और सरकम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर होता है, और इन सेंटर और सेंट्रॉइड अंदर लाई करता है। बात करेंगे आपके पास कौन सा ट्रायंगल, आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप सरकम सेंटर, ठीक है, आर्थो सेंटर लाई आउटसाइड द ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड और इन सेंटर लाई इनसाइड द ट्रायंगल होता है बच्चों। ये कुछ बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बहुत इजीली वे में बता पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बच्चों। आज के लेसन में हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं, अगला टॉपिक हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। हमें बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने हैं, लोकस के बारे में बात करना, फिर स्ट्रेट लाइन का वेरियस फॉर्मेट में इक्वेशन देखने हैं, फिर स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, सब बात करूंगा मैं अगले लेसन में, ये वीडियोस लेके आऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है। यदि आज का लेसन आपके लिए यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और दूसरे तक भी शेयर करने की कोशिश करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट ले सके।
ठीक है, चलिए बच्चों कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो मतलब आप मुझे मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह से मैं आपको के सामने रेगुलर वे में मतलब नए नए टॉपिक्स को, या मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जेईई मेंस में जो भी अभी आपके सिलेबस है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपके सामने लेके आता रहूं, ताकि आप उनको देख के मतलब जेईई मेंस में आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाए। ठीक है बच्चों, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है और उसमें मतलब 100% एफर्ट लगाने हैं। बस ये जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को यदि आप अच्छे से यूज कर लेते हैं तो आपका जेईई मेंस में अभी भी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी आप मैथ में ये टारगेट मान के चल सकते हैं कि मैं 60 मार्क्स के आसपास मैं मैथ्स में ला सकता हूं। यदि आपने पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो क्या आप ये 20 डेज में कुछ कर पाएंगे? क्या 25 डेज में कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे बच्चों, ऐसा नहीं है। आपने बेसिक पढ़ा ही, ठीक है, आप उतना सीरियसली नहीं पढ़े थे लेकिन पढ़ा तो है। ये 20 डेज आप अपने मतलब बेस्ट दे दीजिए ना आप अपना। ठीक है, इसमें आप कोशिश करिए कि 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ने का। यदि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन आपका सिक्योर हो जाएगा। जेईई मेंस में सिलेक्शन लेना उतना भी ज्यादा टफ नहीं है जितना हुआ बना रहे होते हैं आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, आपको बस थोड़ा सा एक बार थ्रू आउट लर्न करने की जरूरत होती है बच्चों। यहाँ पे मैं बहुत सारे पहले भी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का कंप्लीट वीडियो यहाँ पे दे दिया हूँ। आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं जाके। आपके पास स्टैटिक्स वाले पार्ट अभी यदि आपका नहीं कंप्लीट हुआ तो उस पार्ट को भी देख सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट्स यदि नहीं देखा तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करा गया। वो सब लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके विजिट कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, ताकि मैं इससे मतलब मेरा एनर्जी भी इससे बहुत ही इंक्रीज होता है, बहुत ही मतलब मैं एनर्जेटिक फील करता हूं कि आप रिस्पांस दे रहे हैं मुझे। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यदि यहाँ पे और भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने वो चीज भी लाने का। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू।